Hello bachcho, welcome to the new class for quadratic equations. In this lecture I'll be solving all the word problems. I'll be basically discussing all the word problems that are there in the problem set 2. Okay, so let's begin. So the first question आपको दिया है, that is the 9th question. ठीक है, इसमें दिया है the sum of two roots. तो देखो पहले बोला है sum of two roots. sum मतलब कोई भी दो रूट्स को ऐड किया है. sum मतलब ऐड होता है. ठीक है, this is question number 9. I'll just write it down. So here they've said the sum of two roots of a quadratic equation. अच्छा, roots of a quadratic equation कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा is given to you as 5 and दिया है the product of okay, so they've just given you this and the sum of their cubes मतलब sum of their cubes मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. देखो this is the sum of their cubes is given to you as 35. Okay, find the quadratic equation. अभी इसमें आपको quadratic equation find करना है. कैसे होगा करके? Just give me a minute. Sorry. So first of all हम लोग को पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्मूला है, ये हमें पता है. तो इसमें अल्फा प्लस बीटा तो दिया हुआ है, ये चीज दिया है, लेकिन हम लोग को अल्फा माइनस बीटा ये वाला पार्ट नहीं दिया है. तो अल्फा प्लस बीटा ढूंढे बिना हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ला पाएंगे. सो देखो हम लोग को क्या दिया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तो हम लोग इसी से अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पार्ट मिसिंग है दैट इज अल्फा इंटू बीटा, वो हम लोग ढूंढ लेंगे. देखो कैसे. मुझे अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू मी एज इक्वल टू 5. ठीक है, तो इसको मैं क्यूब करता हूँ, टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड. तो ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा. सो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 125. करेक्ट. अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका वैल्यू हम लोग को दिया है 35. तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 35 प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा मुझे नहीं पता, तो उसको मैं अल्फा इंटू बीटा ही रहने दूंगा, इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे 5 दिया है, तो इसको मैं इंटू 5 कर दूंगा. दिस विल बी इक्वल टू 125. अब ये 35 यहाँ पे, इसको ये साइड लेके जाऊंगा तो माइनस 35 हो जाएगा. तो दिस विल बी 125 माइनस 35. सो इट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90. सो 90 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 3 इंटू 5 विल बी 15 अल्फा इंटू बीटा. तो देखो 15 1 जा 15, 6 जा 90. सो देयरफॉर मुझे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिला, 6. अब ये मुझे पता चल गया, तो ये तो मुझे पहले से ही पता था, ये अभी मुझे पता चल गया, तो मैं सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड आई विल गेट माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो देयरफॉर माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सिंपल. समझ में आया ये? सो आप इसको पॉज करके नोट कर लो. देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. ओके, so now we are going to do question 10 of problem set 2. अभी आप जो भी काम कर रहे हो, लिखना पढ़ना वो सब साइड में रख दो, दूसरों के ऊपर ध्यान मत देना. नाउ फॉर द नेक्स्ट 10 और 15 मिनट्स आई वांट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत अलग है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उससे दूसरे रूट्स मिलेंगे, उस रूट से आपको कोई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ऐसा कुछ है इसमें. सो इट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, सो आई वुड लाइक यू टू पे मोर अटेंशन. सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर. क्वेश्चन नंबर 10 में दिया क्या है, आपको एक इक्वेशन दिया है 2x² प्लस 2
ब्रैकेट p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एंड इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर बोला है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are sum of the squares, square of the sum of the roots and square of the difference of the roots of this equation. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपको एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है अपना? ये है. अब इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स है क्या होंगे? वो अल्फा और बीटा. ठीक है. अब अल्फा और बीटा को जब मैं ऐड करता हूं, अल्फा प्लस बीटा को जब मैं ऐड करता हूं और उसका स्क्वायर लेता हूं, तो उसका जो एक्सप्रेशन आएगा ना, उसका जो वैल्यू आएगा, दैट विल बी अ रूट. एंड अल्फा और बीटा दोनों रूट्स को जब मैं सबट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर लेता हूं, तो उसका जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी बीटा 1. अब ये अल्फा 1 बीटा 1 क्या है? वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए है उसके दो रूट्स होंगे ए और बी, मतलब अल्फा और बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है वो एक नया रूट होगा फॉर अ न्यू इक्वेशन. एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी बीटा 1 विच इज द अनदर रूट ऑफ द न्यू एक्सप्रेशन. अब ये न्यू एक्सप्रेशन कौन सा है? ये वो एक्सप्रेशन है जो आपको फॉर्म करना है. तो ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे? एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. समझ में? आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसमें से हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को अल्फा 1 मिलेगा. फिर अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो उससे हम लोग को एक नया रूट मिलेगा बीटा 1. ठीक है. तो अल्फा 1 और बीटा 1 किसके रूट है? एक नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है. तो अल्फा 1 और बीटा 1 से आपको एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. तो क्वेश्चन ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो रूट्स निकालो और उस रूट को ऐड करके स्क्वायर करो, दोनों को सबट्रैक्ट करके स्क्वायर करो, दोनों अलग अलग रूट्स मिलेंगे. वो दो रूट्स को यूज करके आप एक नया इक्वेशन बना के दो. ओके. सो इसके लिए ये फ्लो चार्ट आप पॉज करके वीडियो को लिख दो कि आपको ये ढूंढना है. एंड फर्स्ट स्टेप ये है, इससे आपको अल्फा और बीटा निकालना है, नॉट इंडिविजुअली. आप डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, फिर अल्फा माइनस बीटा निकालोगे, कैसे वो मैं बताऊंगा. फिर ये दोनों चीज पता होने के बाद आप अल्फा 1 और बीटा 1 लिखोगे इसको. फिर अल्फा 1 और बीटा 1 से आपको एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. तो ये स्टेप्स को आप नोट कर लो पहले बुक में, ताकि आपको सम सॉल्व करते वक्त आपको समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं. ओके. सो आप इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर देता हूं एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस पार्ट. एंड ये थोड़ा लेंथी भी है एंड कंफ्यूजिंग भी है. ठीक है. तो ट्राई नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड एंड मेरे साथ रहो, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि सबको समझ में आए. एंड इसमें हम लोग को घाई नहीं करना है. सबसे पहले मैं लिखूंगा कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. और इससे मैं a, b और c की वैल्यूज निकाल लूंगा. तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे 2 है, तो a विल बी इक्वल टू 2. x का कोएफिशिएंट कौन है? 2p प्लस q इज इक्वल टू b हो जाएगा. और c क्या है? ये बचा, तो c विल बी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a. यस, ये फॉर्मूला है. तो माइनस b का वैल्यू क्या है? 2p प्लस q अपॉन a. a का वैल्यू क्या है? सॉरी, इट इज 2. 2 कैंसिल हो जाएगा. सो आई एम लेफ्ट विथ माइनस ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. राइट. मुझे क्या चाहिए? मुझे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मेरा फर्स्ट रूट मिल जाएगा नए इक्वेशन का.
तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, जो कि मेरा अल्फा 1 होने वाला है ये, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। सो माइनस ऑफ पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे माइनस है, कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है 1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और p प्लस क्यू का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। ये पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से ये मिला। दिस इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर विच ऑल्सो इज इक्वल टू अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। ये तो हम लोग को पता है, तो इसको ऐसे मत लिखना, आप वेट करो। सो ये नहीं लिखेंगे हम लोग ने ये वाला पार्ट लिख दिया ना, फिर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे। सो एज पर द गिवन कंडीशन अल्फा 1 इज द न्यू रूट विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। क्वेश्चन में ही बोला है कि दोनों के रूट्स को ऐड करके उसका जो स्क्वायर होगा वो एक नए इक्वेशन का पहला रूट है। तो ये हम लोग को पहला वाला रूट मिल गया अल्फा 1। अब बीटा 1 ढूंढेंगे, तो बीटा 1 ढूंढने के लिए क्या होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक बार अल्फा 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा अल्फा 1 का वैल्यू हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम लोग को दूसरा रूट ढूंढना था। दूसरा रूट क्या था, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। अभी अल्फा माइनस बीटा का एक्सप्रेशन हमको नहीं पता। हम लोग को कौन सा पता है फॉर्मूलाज, अल्फा प्लस बीटा का पता है, दैट इज माइनस ऑफ बी अपॉन ए। और तीसरा किसका पता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। और तीसरा है अल्फा इंटू बीटा का पता है, विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हम लोग ये दो को ही यूज करके अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। कैसे, सो अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये कैसे आया, देखो अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अभी a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ये 4 अल्फा बीटा, ऐसे का ऐसा, राइट। माइनस 4 अल्फा बीटा है। अभी 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा बचेगा। तो देखो सब कुछ सेम हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और ये दोनों को कंपेयर किया तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस 2 अल्फा बीटा, वो भी सेम है। तो मतलब इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ऐसे लिखने का फायदा क्या है, ये फायदा ये है कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तो इट इज सॉल्व करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और सीधा हम लोग को अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, विच इज अवर नेक्स्ट रूट। इसको मैं बीटा 1 बोलने वाला हूँ, ओके। सो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको मैं फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ। So this will be equal to, मैं इक्वलिटी को साइन को थोड़ा ये साइड ले लेता हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन लंबा है ना। सो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर जो कि अल्फा 1 है, उसका वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, अभी हम लोग ने लिखा c बाय ए। तो c बाय ए, c क्या है मेरा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ए कितना है, 2 है, करेक्ट। 2 1 जा 2 2 जा, तो देखो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू पी स्क्वायर, तो माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस 2 इंटू प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 क्यू स्क्वायर। देखो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को 2 मिलेगा, फिर ये माइनस साइन भी दोनों को अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का साइन माइनस हो जाएगा, ओके। सो अभी देखो आपके पास माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1p स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस 2pq को ऐसे ही लिख देता हूँ,
ओके, एंड -2q² और आपके पास +1q², तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -q² हो जाएगा, -1q², राइट। अब इसको मैं कोई फॉर्मूला नहीं बना सकता, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ये पूरे एक्सप्रेशन में से मैं -1 को कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर सब में से माइनस साइन में कॉमन लूंगा तो ये माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये -2pq हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये +q² हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला किसके जैसा दिखता है, a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a² - 2ab + b²। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -p + q द होल स्क्वायर, दिस इज अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे लिखूंगा मैं, एज पर द गिवन कंडीशन β1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। फिर आप लिखना यहाँ पे नीचे, वेयर β1 इज द सेकेंड रूट ऑफ द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, एंड यहाँ पे लिखेंगे वेयर α1 इज द फर्स्ट रूट ऑफ द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग को α1 पता चल गया, β1 α1 दोनों का वैल्यूज पता चल गया, ओके, नो प्रॉब्लम। अब मुझे नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इट इज ऑलवेज x² माइनस α1 प्लस β1 x प्लस α1 इंटू β1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो मैंने α1 β1, क्योंकि नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना, तो उसमें हम लोग को जो नए वाले रूट्स है α1 और β1 वो यूज करके हम लोग को बनाने हैं। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिखोगे तो पुराने रूट्स हो गए, तो वापस आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा, तो हम लोग को वैसा नहीं चाहिए, राइट। सो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा ये फॉर्मूला है, ओके। आप वीडियो को पॉज कर लो, यहाँ तक लिख लो, मैं ये साइड को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखने के बाद मैं वापस से यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। सो यू प्लीज पॉज द वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू आवर न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसी का आगे का कंटिन्यूएशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके। अब ये एक्सप्रेशन में हम लोग को α1 का वैल्यू पता है, β1 का वैल्यू पता है, लेकिन α1 प्लस β1 का वैल्यू ऐड करके कितना होता है वो नहीं पता, प्लस α1 मल्टीप्लाइड बाय β1 भी अभी हम लोग ने कैलकुलेट करके नहीं रखा है, तो पहले हम लोग वो दोनों का वैल्यूज ढूंढ लेते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद, या तो ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप लिख सकते हो नाउ α1 प्लस β1 विल बी इक्वल टू, α1 का वैल्यू क्या मिला था हम लोग को, अरे मैंने इरेज कर दिया, एक मिनट, β1 तो लिख देते हैं, β1 का वैल्यू इज हाउ मच, दिस माइनस ऑफ p प्लस q द होल स्क्वायर, एंड α1 का वैल्यू क्या था, 2pq था शायद, जस्ट अ मिनट आई जस्ट चेक कर लेता हूँ एक बार में। हाँ, सो α1 क्या था अपना p प्लस q द होल स्क्वायर, और β1 कितना है, माइनस ऑफ p प्लस q द होल स्क्वायर। अभी ये दोनों को ऐड करके कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दिस विल बी p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, माइनस साइन बाहर, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ओके। अब ये माइनस साइन को मैं जब अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2pq, एक मिनट, मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या, हाँ ये मैंने मिस्टेक किया था, दिस इज p माइनस q द होल स्क्वायर, प्लस नहीं, ये माइनस साइन है ना, तो a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ, सो ये हो जाएगा मेरा माइनस, ओके, एंड दिस विल बी माइनस, अब प्लस q स्क्वायर है, ये ब्रैकेट मैंने ऐसे, ये टर्म सारे के सारे ऐसे लिख दिए, अब माइनस साइन अंदर लेके आओगे तो प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2pq प्लस 2pq बन जाएगा, एंड माइनस प्लस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बन जाएगा, तो देखो माइनस q स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया,
2pq प्लस 2pq इज इक्वल टू 4pq। तो मुझे पता चल गया अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू 4pq। ओके, नाउ वी विल फाइंड अल्फा 1 इंटू बीटा 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? नो, हाँ राइट, अल्फा 1 इंटू बीटा 1। तो अल्फा 1 का वैल्यू क्या है? p प्लस q द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1 इज माइनस ऑफ p माइनस q ये। अब ये थोड़ा लंबा चलने वाला है क्योंकि इसके पूरे 3 टर्म्स होंगे। इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो उसके 3 टर्म्स होंगे और वो लोग आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दिस विल बी p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट। नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एग्जैक्टली इसके साथ। इसको एक्सपेंड करूंगा और ये माइनस साइन को अंदर दूंगा तो क्या होगा? माइनस साइन को पहले बाहर रखता हूँ। दिस विल बी p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं माइनस साइन को अंदर लेके जाऊंगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। यस और नो? सबका साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। इस ब्रैकेट का एक्सप्रेशन ये है, इस ब्रैकेट का एक्सप्रेशन ये है। अब आई हैव टू मल्टीप्लाई एवरीथिंग। सी नाउ फर्स्ट मैं p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा, p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस एंटायर ब्रैकेट। ओके, फिर प्लस 2pq मल्टीप्लाइड बाय दिस एंटायर ब्रैकेट, वापस सेम का सेम लिखूंगा। फिर मैं लिखूंगा प्लस q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस एंटायर ब्रैकेट। देखो ये सब एक ही कंटिन्यूएशन में लिखते जाना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ। अभी देखो क्या हो जाएगा। नाउ ये पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ। आई होप आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया हो, नोट कर लिया हो। ओके, सो p स्क्वायर को जब मैं इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? नाउ सी आई एम स्टिल फाइंडिंग अल्फा 1 इंटू बीटा 1। ओके, सो ये भूल नहीं जाना है हमको क्या ढूंढ रहे हैं। तो p स्क्वायर को जब मैं इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या होगा। दिस विल बी p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस p स्क्वायर विल बी माइनस p रेज टू 4 हो जाएगा। p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2pq, तो p स्क्वायर इंटू p हो जाएगा pq, तो हो जाएगा प्लस 2pq क्यूब। p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस q स्क्वायर विल बी माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। प्लस इसका अभी मैं कंटिन्यूएशन में नहीं लिख रहा हूं, जानबूझ के एक एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझे। ओके, प्लस अभी क्या है? 2pq को हम लोग ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये टर्म अभी इस ब्रैकेट के साथ, फिर ये टर्म इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो नाउ 2pq इंटू माइनस p स्क्वायर विल बी माइनस 2pq क्यूब। 2pq मल्टीप्लाइड बाय 2pq तो हो जाएगा प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर। 2pq मल्टीप्लाइड बाय माइनस q स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस 2pq क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इसके बाद प्लस q स्क्वायर को मैं इस ब्रैकेट के साथ, ये टर्म को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस p स्क्वायर विल बी माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर। q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2pq तो हो जाएगा प्लस 2pq क्यूब। q स्क्वायर इसको क्यूब बना देगा ना q को। अब q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस q स्क्वायर विल बी माइनस q रेज टू 4। ओके, ये तीनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करते देखो कुछ कैंसिल होता है क्या? तो प्लस 2pq क्यूब और यहाँ पे माइनस 2pq क्यूब, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, एंड और कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, ये कैंसिल हो रहा है।
-2 पी क्यू क्यूब और यहाँ पे आपके पास +2 पी क्यू क्यूब है, तो ये दोनों टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। ऑलराइट, अब आपके पास बचा क्या, यहाँ पे 4 + 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखो अभी ये जो टर्म्स है, जो मैं डबल लाइन जिसके नीचे, 3 लाइन जिसके नीचे कर रहा हूं, वो दोनों ऐड हो जाएंगे, यस और नो, और ये भी। सो देखो आपके पास 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, उसमें से एक पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 3 होगा, 3 में से एक और माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो आपके पास विल बी लेफ्ट विथ α1 इंटू β1 विल बी इक्वल टू -p⁴ बच गया, फिर ये तो कैंसिल हो गया, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाले कितने बचे अपने पास, +2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बच गया। ठीक है, इस टर्म के बाद ये तीनों टर्म्स हम लोग ने एक साथ कंसिडर कर लिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ ये भी कैंसिल हो गया, -q⁴। अब इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, p⁴ -2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस q⁴। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन लिया है तो सबका साइन अंदर चेंज हो जाएगा ब्रैकेट में, ये माइनस टर्म है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब क्या ये होल स्क्वायर नहीं लग रहा, ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। देखो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सॉरी, द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर होता तो क्या होता, p स्क्वायर का स्क्वायर क्या करूंगा, p⁴ हो जाएगा, फिर माइनस साइन है तो माइनस डालूंगा, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई विद 2 तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 2 तो 2 -2 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्यू स्क्वायर का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस q⁴। तो ये इस ब्रैकेट का एक्चुअल में फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर, और ये बाहर का साइन माइनस एज इट इज। सो मुझे α1 इंटू β1 भी मिल गया एंड α1 प्लस β1 भी हमारे पास है, तो हम लोग एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, α1 प्लस β1 इंटू x प्लस α1 इंटू β1 इज इक्वल टू 0। यही है, हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। अभी α1 प्लस β1 की जगह पे क्या डालना है मुझे, 4pq, तो आंसर आएगा मेरा देयरफॉर x² माइनस 4pq इंटू x। ठीक है, α1 β1 की जगह पे 4pq, ये माइनस साइन एज इट इज, 4pq और ये x एज इट इज, प्लस α1 इंटू β1, α1 इंटू β1 का वैल्यू क्या है, माइनस ये वाला टर्म ना, तो मैं प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस p² माइनस क्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 0। ये मेरा फाइनल इक्वेशन है, समझ में आया। इसीलिए मैंने कहा था कि इस सॉल्विंग को टाइम लगेगा, 10 मिनट जाएगा अपना वीडियो का, एंड ये क्वेश्चन का बहुत लेंथ ज्यादा था, दैट इज व्हाई आई हैड आस्क्ड यू टू पे अटेंशन। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ओके, एंड आई एम श्योर आप दूसरी बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जिन लोगों को पहली बार में नहीं समझ में आया, वो जिन लोगों को समझ में आ गए हैं, वेल एंड गुड। सो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है सेट 2 का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now let's have a look at the next question, that is question number 11. Okay, question 11 क्या कहता है, मुकुंद possesses 50 rupees more than what सागर possesses। तो सागर के पास कुछ अमाउंट ऑफ पैसा है, तो मुकुंद के पास उससे 50 रुपए ज्यादा है। The product of the amount they have is 15,000। ओके, तो हम लोग लिखेंगे let
देयर बी x रुपीज विथ, कौन है भाई, सागर। तो फिर लेट देयर बी x प्लस 50 रुपीज विथ मुकुंद। अब बोला एज पर द गिवन कंडीशन, दोनों का प्रोडक्ट जब मैं करता हूं, दोनों के पैसों का जब मैं प्रोडक्ट करता हूं, तो सागर के पैसे कितने हैं x, मुकुंद के कितने हैं x प्लस 50, तो मुझे कितना मिलता है 15,000। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा एंड यू कैन देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 50x, और ये 15,000 को मैं यहाँ पे ले लूंगा तो माइनस 15,000 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको आप सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। वो आंसर में एक पॉजिटिव होगा x का वैल्यू, एक नेगेटिव रूट होगा। तो नेगेटिव रूट तो नहीं हो सकता, किसी के पास माइनस में तो पैसे नहीं हो सकते। सो दैट मीन्स जो पॉजिटिव रूट है वो आपका आंसर है। तो आपको पूछा है फाइंड द मनी पोजेस्ड बाय बोथ। तो x का वैल्यू मिला तो मतलब आपको सागर के पास कितने पैसे हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद आपको लिखना है तो देयरफॉर मुकुंद के पास उससे 50 रुपए ज्यादा है, तो ऐड करके देख लो, जो नंबर आता है दैट इज योर आंसर। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अभी, नहीं 11 तो हो गया, 12 देखते हैं। 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 120। तो मतलब दो नंबर है, ठीक है, एक को x बोलता हूँ दूसरे को y बोलता हूँ। तो बोला क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो दोनों के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो आपको 120 दिया है। अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें एक ही वेरिएबल हो सकता है, y नहीं डाल सकते, लेकिन ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी समझने के लिए फिलहाल। फिर बोला है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो मतलब जो छोटा नंबर का स्क्वायर, मतलब कौन है, ये y है, y को मैं स्मॉलर नंबर बोलता हूं। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का डबल, एक मिनट क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, तो y स्क्वायर इज बोला है ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर अगर x मानता हूं मैं तो 2x हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं क्या लिखूंगा, अभी ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट x बी ग्रेटर नंबर। ओके, पहले हम लोग x को ग्रेटर नंबर अज्यूम करेंगे। अब देखो फिर से क्वेश्चन में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 120। ठीक है, तो अभी y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x लिखा है हम लोग ने। दूसरे नंबर को, जो छोटा वाला नंबर है उसको, उसके स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x लिख सकते हैं। तो y स्क्वायर की जगह पे अगर मैं अभी 2x लिख देता हूं तो ये हो गया ना मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया ये? सो आपको पहले ये लिखना है लेट x बी द ग्रेटर नंबर, ठीक है। फिर आप लिखोगे एज पर द गिवन कंडीशन, आप लिखोगे एज पर द गिवन कंडीशन स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, मतलब 2x हो गया। फिर आप लिखोगे एज पर द गिवन कंडीशन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स। तो बड़े नंबर का स्क्वायर ऑब्वियसली छोटे के स्क्वायर से बड़ा होगा, तो मैं लिखूंगा ग्रेटर नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अभी स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या है, 2x, तो इसकी जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो 120 को मैं ये साइड ले लूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 विल बी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको दो नंबर्स आएंगे। ओके, सो चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ कौन से दो नंबर्स होंगे। हाँ, सो दिस विल बी x 120 को स्प्लिट करना है, जिसको ऐड करने से 2 मिले। तो क्या करोगे आप,
-12 प्लस 10, तो -12x प्लस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट से अभी कुछ कॉमन लूंगा, ये दोनों से कुछ कॉमन लूंगा। देखो 12 इंटू 10 करूंगा तो 120 हो जाएगा, -12 इंटू प्लस 10 विल बी -120, एंड दोनों को ऐड करने से -2 भी हो जाएगा, -12 प्लस 10 इज -2। तो अभी दोनों में से क्या कॉमन लूंगा, x, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12। ओके, यहाँ पे प्लस 10 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे x माइनस 12 बचेगा, 10 कॉमन लिया तो -12 बचेगा यहाँ पे। तो दो ब्रैकेट क्या बने मेरे, x माइनस 12 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। So therefore x can be equal to 12 और x can be equal to -10। अब दिया क्या है, अब इन दोनों में से x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर नंबर क्या हो सकता है, 12 होगा या -10 होगा, तो ये सोचते हैं। सो दिया है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 2x बोला है ना, तो छोटे नंबर का स्क्वायर अगर मैं -10 लेता हूं, तो अगर मैं इस इक्वेशन में इसको मैं 1 मार्क करता हूं और इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -10 इन 1, तो क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू -10, मतलब -20 हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर को स्क्वायर करो तो वो नेगेटिव रह ही नहीं सकता, वो माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर वो नंबर पहले से प्लस है तो उसको स्क्वायर करने के बाद भी वो प्लस ही रहेगा। मतलब इन एनी केस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, माइनस नहीं हो सकता। तो आप यहां पे लिखोगे, सो x इज इक्वल टू -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल एज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये आप स्टेटमेंट लिखोगे कि x इज इक्वल टू -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल एज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। तो x क्या है, ग्रेटर नंबर आपका क्या है, 12 है। तो ग्रेटर नंबर 12 है, ठीक है। तो 12 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 24। तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर आपका 24 है। तो आप बाद में लिखोगे यहां पे, उसके बाद आप ये लिखोगे कि therefore greater number is 12, करेक्ट। तो therefore स्मॉल नंबर का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 2 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 24। तो ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है। तो देयरफॉर स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूंगा, देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स क्या मिलेगा मुझे, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या मिलेगा, हाँ, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24 हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस साइन आएगा। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता, -√24 का भी स्क्वायर हो सकता है 24, और +√24 का भी स्क्वायर हो सकता है 24, सो वी डोंट नो। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा, देयरफॉर द गिवन नंबर्स कैन बी 12 and +√24 और 12 and minus of √24। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। ओके, आप यहां तक नोट कर लो, पॉज कर लो वीडियो को, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। ऑलराइट, सो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम सेट में लास्ट 3 क्वेश्चन बचते हैं। ओके,
सो 13th क्वेश्चन क्या है देखो, रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमंग सम स्टूडेंट्स. इफ 30 स्टूडेंट्स वर मोर ईच वुड हैव गॉटन 3 ऑरेंजेस लेस. तो मतलब एक बंदा है, उसको ऑरेंजेस बांटने, उसके पास कितने ऑरेंजेस है टोटल, 540 ऑरेंजेस टोटल ऑरेंजेस, ठीक है. और स्टूडेंट्स कितने हैं फिलहाल, x है, टोटल स्टूडेंट्स भी x, ठीक है. हम लोग लिखेंगे लेट टोटल स्टूडेंट्स भी x. तो अगर 540 ऑरेंजेस x स्टूडेंट्स में बटेंगे तो एक स्टूडेंट को कितना ऑरेंज मिलेगा. इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूं कि अगर मेरे पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, और मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट को कितना चॉकलेट मिलेगा, 2 चॉकलेट, करेक्ट. 10 चॉकलेट है, 5 बच्चे, हर एक को मैं 2-2 दूंगा तो 10 खत्म हो जाएंगे. तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट. तो आपने क्या किया, 10 चॉकलेट्स डिवाइडेड बाय 5 स्टूडेंट्स, तो आपको आंसर 2 आया ना. 2 चॉकलेट्स पर स्टूडेंट मिला आपको आंसर, राइट. तो सेम चीज यहां पे करो. तो अगर 540 ऑरेंजेस x स्टूडेंट्स में बटेंगे तो एक बच्चे को कितना ऑरेंज मिलेगा. सो देयरफॉर वन स्टूडेंट गेट्स टोटल चॉकलेट्स, मतलब टोटल ऑरेंजेस 540 डिवाइडेड बाय जितने स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स है x, 540 डिवाइड बाय x ऑरेंजेस, ठीक है. अब आगे दिया है कि अगर 30 स्टूडेंट ज्यादा होते थे, इफ 30 स्टूडेंट्स वर मोर, तो अभी क्या है, लेट द इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x प्लस 30. पहले x थे, अभी 30 ऐड हो गए, तो अभी हर एक बच्चे को कितना मिलेगा. तो आप लिखोगे देयरफॉर नाउ ईच स्टूडेंट विल गेट 540 अपॉन x प्लस 30 ऑरेंजेस. अभी देखो, अभी सेकेंड पार्ट का अभी ऐसा मतलब है, अगर 5 की जगह पे 10 स्टूडेंट हो जाते हैं, ओके, तो यहां पे भी डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा. तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, अभी एक ही चॉकलेट मिलेगा. अगर पहले 5 थे तो हर एक को 2-2 मिल रहा था, अभी मैंने 5 स्टूडेंट को और बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, अब हर एक को एक एक चॉकलेट मिल रहा है. मतलब पहले से कितना कम मिल रहा है, पहले से 1 कम मिल रहा है. तो यहां पे भी ऐसा ही दिया है, यहां पे ये बोला है कि अगर 30 स्टूडेंट्स को हम लोग ऐड कर देते हैं और फिर वो 540 ऑरेंजेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हर एक स्टूडेंट को पहले के कंपैरिजन में 3 ऑरेंज कम मिलेगा. जैसे इस केस में पहले के कंपैरिजन में हर एक बच्चे को एक एक चॉकलेट कम मिला, वैसे है पहले के कंपैरिजन में हर एक बच्चे को 3 ऑरेंज कम मिलेंगे. तो मतलब यहां पे आपको पहले ऑरेंजेस ज्यादा मिल रहे थे और यहां पे अभी कम मिल रहे हैं. तो एक बच्चे को पहले कितना ऑरेंज मिला था, 540 बाय x, और अब कितना मिल रहा है, 540 अपॉन x प्लस 3. किसको ज्यादा मिला था, ये वाला टर्म ज्यादा है, क्योंकि पहले केस में 540 डिवाइड बाय x, पहले कम बच्चे थे ना, तो हर एक को ज्यादा मिल रहा था. तो अभी ज्यादा में से कम वाला माइनस करता हूं तो मुझे 3 मिल रहा है. मतलब यहां पे ये कहा गया है कि पहले के कंपैरिजन में अभी के बच्चों को जितना चॉकलेट मिल रहा है वो पहले से 3 कम है. सो मतलब पहले ज्यादा था, हर एक बच्चे को ज्यादा चॉकलेट मिल रहे थे, बाद में जो जितना चॉकलेट मिला उसको मैं पहले वाले से माइनस करूंगा तो डिफरेंस 3 का आता है. तो ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करो, आपको वैल्यूज मिलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव तो नहीं हो सकता, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसी को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है. सो दिस इज द 13th क्वेश्चन जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया. तो इतना आप नोट कर लो, पॉज कर लो वीडियो को, एंड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 14. सो क्वेश्चन 14 क्या कहता है,
It says Mr. Dinesh owns an agricultural farm at a village तालवेल. ठीक है, हम लोग को उससे कुछ लेना देना नहीं है. यहाँ पे दिया है the length of the farm is 10 meter more than twice the breadth. फिर दिया है in order to harvest the rain water he dug a square shaped pond. ओके, तो उसका फार्म जो है वो रेक्टेंगुलर फार्म होगा, उसके अंदर इसने एक स्क्वायर शेप का बराबर एक पॉन्ड बनाया बीच में. ओके, अब बोला ये है द साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 द ब्रेथ ऑफ द फार्म. तो इसको अगर मैं लेंथ बोलता हूं ऑफ द फार्म, तो ये मेरा ब्रेथ ऑफ द फार्म हो गया. ओके, सो ये स्क्वायर है, जो पॉन्ड है वो स्क्वायर शेप का है, राइट. तो इसका साइड और इसका साइड सेम होगा. तो यहां पे दिया है द साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 द ब्रेथ. तो S इज इक्वल टू 1/3 ब्रेथ दिया है, 1/3 द ब्रेथ ऑफ द फार्म. द एरिया ऑफ द फार्म, तो एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड. एरिया ऑफ पॉन्ड. ओके, आपको पूछा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फार्म एंड द पॉन्ड. ठीक है, और एक चीज दिया है द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. तो लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर्स मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. ट्वाइस द ब्रेथ. ये 3 कंडीशन दिए हैं, 1, 2 और 3. तो इसमें अभी x किसको बनाना है, तो मैं कहूंगा इसको x बना देते हैं. ओके, तो देखो क्या हो जाएगा. तो मैं लिखूंगा लेट ब्रेथ ऑफ फार्म बी x. सो एरिया ऑफ फार्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ द फार्म की जगह पे 10 प्लस 2b, b की जगह पे x लिख रहा हूं ना. ब्रेथ को मैंने x बोला है, तो b की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा, x. तो यहां पे एक और स्टेटमेंट आप लिख सकते हो. ये लिखने के बाद एक और स्टेटमेंट ये लिख देना, लेट देयरफॉर लेंथ ऑफ फार्म इज 10 प्लस 2x. ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितना है, 10 प्लस 2x इंटू ब्रेथ कितना है, x. ये आपका एरिया ऑफ फार्म है. ऑलराइट, तो एरिया ऑफ फार्म का वैल्यू मुझे मिल गया. अब दिया है साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 द ब्रेथ. जो ब्रेथ है जो कि अपना x है, b, और मैं लिख देता हूं x. तो साइड है, साइड इज 1/3b. 1/3b की जगह पे मैं x लिख देता हूं. तो ये साइड 1/3b है, तो b/3 लिख सकता हूं. और ये साइड का वैल्यू भी कितना है, b/3. तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर. तो मैं लिखता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू b/3 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू b, नहीं सॉरी x लिखूंगा क्योंकि ब्रेथ अपना x है, विच इज इक्वल टू x²/9. ठीक है, ये भी लिख दिया हम लोग ने. अब और क्या दिया है, अब एरियाज के बारे में कुछ दिया है कि नहीं हम लोग को वो देखना है. तो देखो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता है. Mr. Dinesh owns an agricultural land. The length of the farm is 10 meter more than twice its breadth. In order to harvest rainwater, he dug a square-shaped pond inside the farm. The side of the pond is 1/3 the side of the breadth of the farm. The area of the farm is 20 times the area of pond. ये कंडीशन दिया ना, इसी को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा. तो यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा इसके बाद एज पर द गिवन कंडीशन एरिया ऑफ फार्म. एरिया ऑफ फार्म कितना मिला मुझे, 10x
ये x इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x प्लस 2x स्क्वायर इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। एरिया ऑफ पॉन्ड कितना मिला, x स्क्वायर बाय 9। ओके, सो अभी देखो ये 9 को यहाँ पे भेज दूंगा, पूरे ब्रैकेट पूरे टर्म्स लेफ्ट LHS के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 18x स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 20x स्क्वायर। तो फाइनली सबको मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर माइनस 90x इज इक्वल टू 0। तो 20x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर क्या करूंगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 90x इज इक्वल टू 0। अभी ये दो टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा, ये दो टर्म्स में से 2x कॉमन निकाल सकता हूं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 45 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये दो ब्रैकेट मिलके 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो 2x विल बी इक्वल टू 0, therefore 2x विल बी इक्वल टू 0, और मैं लिख सकता हूं x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो अभी 2x इज इक्वल टू 0 तो x विल बी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, और x विल बी इक्वल टू 45 मीटर्स, मीटर्स दिया ना, हाँ मीटर्स, करेक्ट। तो अभी x का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, कोई फार्म का जो ब्रेथ है वो 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म का वैल्यू कितना आ गया 45 मीटर्स। तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 45 कितना होता है 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा 100। तो लेंथ विल बी 100 मीटर्स। तो लेंथ का वैल्यू क्या मिला हम लोग को 100 मीटर, और ब्रेथ का वैल्यू कितना है हम लोग को 45 मीटर, ये पता चल गया। तो ब्रेथ, अभी पॉन्ड के ब्रेथ का वैल्यू कितना होगा, पॉन्ड के साइड का वैल्यू दैट इज b/3, 45/3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो अभी स्क्वायर पॉन्ड है तो हर एक साइड का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया। समझ में आया, ये काफी इजी था, ये 3 स्टेटमेंट आपको समझने थे बस, बात का कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। तो आप इतना नोट कर लो, पॉज कर लो, एंड आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so we are on to the last question, question number 15 of the problem set. So question 15 क्या कहता है, a tank fills completely in 2 hours if both the taps are open. एक टैंक है, ठीक है, यहाँ पे एक टैप है और यहाँ पे एक टैप है, दोनों में से पानी अंदर आ रहा है। ओके, बोला ये है कि if one of the tap is open at a given time, the smaller tap takes 3 hours more than the larger one to fill the tank. तो मतलब एक समझ लो बड़ा टैप है और एक छोटा टैप है, ये लार्ज है ये स्मॉल है, तो ऑब्वियसली स्मॉल टैप ज्यादा टाइम लेगा, तो लार्जर टैप कम टाइम लेगा, राइट। तो मैंने क्या बोला था, जो फैक्टर कम है उसको हम लोग x लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट द टाइम टेकन by large tap be x hours, ठीक है। तो therefore small tap takes, कितना बोला, स्मॉल टैप का क्या बोला है इन्होंने, the smaller tap takes 3 hours more than the large tap, तो this will be x plus 3 hours, ठीक है। तो उससे 3 घंटा ज्यादा लेता है, कोई बात नहीं। फिर बोला है कि दोनों को अगर साइमल्टेनियसली खोला तो 2 घंटे में हो जाएगा। तो अभी एक बात बताओ, अगर लेट द टाइम टेकन बाय द लार्ज टैप टू फिल द टैंक कंप्लीटली, तो x घंटा, तो मतलब एक अगर वो पूरा टैंक, द होल टैंक मतलब कितना 1, याद रखो होल मतलब 1 पूरा होल टैंक को कंप्लीट करने के लिए लार्ज टैप x आवर्स लेता है। तो मतलब 1 आवर्स में वो कितना काम करेगा, 1 आवर में वो कितना काम करेगा,
तो दैट विल बी समथिंग। तो ये क्वेश्चन मार्क को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1, तो देयरफॉर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो मतलब मुझे ये पता चला कि 1 घंटे में द लार्ज टैप विल टेक 1 अपॉन एक्स आवर्स। सिमिलरली स्मॉल टैप 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 3। सो देयरफॉर एक पूरा काम करने के लिए स्मॉल टैप को x प्लस 3 आवर्स लगता है। तो 1 घंटे में वो कितना टाइम फिल करेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 3, करेक्ट। अब दोनों जो टैप्स है, जब दोनों मिलके मैं अगर दोनों को ओपन कर देता हूं, अगर दोनों टैप्स को मैं साइमल्टेनियसली ओपन कर देता हूं, तो मेरा पूरा टैंक 2 घंटे में भरेगा। मेरा पूरा टैंक 2 घंटे में भरेगा। तो अभी देखो 1 घंटे में ये कितना टैंक भरता है, 1 बाय एक्स। ये कितना टैंक भरता है, 1 अपॉन एक्स प्लस 3। ये है इन 1 आवर, ये भी इन 1 आवर। तो दोनों को अगर मैं ये ओपन करता हूं 1 घंटे के लिए, तो टैंक कितना भरेगा, द आंसर इज हाफ। क्यों? क्योंकि पूरा टैंक भरने के लिए 2 घंटा लेता है, तो 1 घंटे में आधा टैंक ही भरेगा ना। तो देखो 1 अपॉन एक्स विल बी द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्ज टैप। 1 upon x3 is the quantity of, is the amount of, or you can say is the volume of the tank filled by small tap in 1 hour। तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम को मैं ऐड करूंगा तो टैंक का कितना वॉल्यूम कंप्लीट हुआ रहेगा, आधा। ठीक है, तो इससे मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आता है, इसको सॉल्व करूंगा मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल सा बात है, समझा नहीं समझा? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना अगर आपको चाहिए ना तो therefore the volume of tank filled by large tap in 1 hour will be equal to 1 upon x। और फिर सेम चीज लिखोगे by small tap in 1 hour will be equal to 1 upon x plus 3। अभी 1 घंटे में इसने 1 by x, इस 1 घंटे में इसने 1 upon x plus 3 भर दिया है। तो टोटल टाइम को अगर भरने में दोनों जब साथ में चालू होते हैं तो 2 घंटे में टाइम भरता है, तो 1 घंटे में आधा ही भरेगा इसका मतलब। तो दोनों ने 1-1 घंटा अगर टैप को खोला रखा है तो अभी तक मेरा आधा टैंक ही भरा हुआ होगा, इसीलिए मैंने 1 घंटे का वॉल्यूम इसका, 1 घंटे का वॉल्यूम इसका, कितना भरेगा, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करूंगा तो आधा वॉल्यूम टैंक का भर जाएगा, तो इसीलिए मैंने 1/2 लिखा है। समझ में आया ये? तो इससे आपको x का आवर्स मिल जाएगा। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड आप इसके सॉल्व एग्जांपल्स जरूर ट्राई करना। अगर आपके पास गाइड मास्टर की या कोई भी और बुक है अवेलेबल आपके घर पे, तो उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करना। पहले अपने टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व और अनसॉल्व अच्छे से सॉल्व कर लो, उसको लिख लो, देखो उसके आंसर्स मैच होते कि नहीं होते। एंड वंस दैट इज डन देन यू मूव ऑन टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन योर गाइडेंस बुक्स। ठीक है, तो इतना अगर कर लोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आई होप आपको ये लेक्चर में सारी चीजें समझ में आई हो, एंड आई वॉन्ट यू ऑल to study hard and be happy, stay safe. Thank you.